वेद गुस्से से अवनी के पास जाता है और उसे अभिनय से दूर करते हुए कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों से चिपकने का। मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं जो हमेशा मुझसे दूर ही भागती रहती हो। उसे इतने गुस्से में देखकर सभी लोग एक साइड हो जाते हैं, लेकिन वीर शौर अभिनय और मिलन वेद के पास आते हैं और कहते हैं, भाई इतना चलता है, इतना ज़्यादा भी पोजेसिवनेस गुस्सा अच्छी बात नहीं होती। देख रहा है लड़की डर रही है। उसकी बात सुनकर वेद उन लोगों को घूर कर देखता है और कहता है, सब तुम लोगों के कारण है, इसलिए कहता था मत आओ कहीं लेकर इसे, मत जाओ, ये ऐसे ही हमेशा बदतमीजी करती ही रहती है। लगता है इसे पनिशमेंट याद नहीं है या फिर इसमें कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है मुझसे उलझने की। बताओ कितनी हिम्मत है तुम में। यह कहकर वह उसे अपनी गोद में उठाता है और पानी में फेंक देता है। सब लोग अचानक हुए एक्सीडेंट से हैरान हो जाते हैं और शौर्य वेद को गुस्से से कहता है, कमीने यह क्या किया तूने। उससे पहले ही वेद भी पानी में कूद जाता है और अवनी जो डूब रही थी उसे अपनी बाहों में उठाकर या उसके दूसरे साइड जहाँ पर ऊपर आने का रास्ता है वहाँ से उसे ऊपर बैठा देता है। तो कल्पना, मानवी और तानिया जल्दी से एक टॉवल पकड़कर अवनी को उड़ा देते हैं। अवनी डूबे जाने से डर से कांप रही थी। वेद को बाहर आता है और उन सबको जलती हुई आंखों से घूरकर याच के बने वॉशरूम की ओर चला जाता है। सब लोग वेद की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वह लोग किसी सनकी को देख रहे हों, क्योंकि वेद का बिहेवियर कुछ ऐसा ही था, एक पल में गुस्सा और एक पल में केयर। अगर उसे अवनी को फेंकना ही था तो बचाना क्यों। सबके दिमाग में सिर्फ यही ही बातें चल रही थीं। उन सब का मूड खराब हो गया था और शाम भी ढल रही थी, जिस कारण सब लोग वापस बीच पर आ जाते हैं और वहां से सीधा रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। अवनी अभी भी कांप रही थी। वेद जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठाता है और रिजॉर्ट में कमरे की तरफ बिना किसी से बात किए हुए चला जाता है। अवनी तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वेद उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। इधर कल्पना मानवी की तरफ देख कर कहती है, यह दोनों कभी एक नहीं हो सकते या फिर हमेशा ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी। वेद भाई की तो आंखों में साफ नजर आता है कि वह अवनी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अवनी की आंखों में ऐसा कुछ नज़र क्यों नहीं आता। लेकिन एक सुकून नज़र आता है जब वेद भाई उसके पास होते हैं। क्या यह दोनों सच में एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उन दोनों की बातों को सुनकर वीर और अभिनय उन दोनों के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। अभिनय कहता है, अवनी को वेद से प्यार है, लेकिन उसकी क्रूर नेचर और उसके प्रेजेसिवनेस उसको देखकर वह अपने प्यार को बाहर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वह कमज़ोर बने। अक्सर प्यार जो है हमें दूसरों के आगे झुकना सिखा देता है, लेकिन वेद का जो घमंड है वह उसे झुकने ही नहीं दे रहा है कि वह अवनी से प्यार करता है, लेकिन वह बिना यह जताए कि वह अवनी से प्यार करता है अवनी पर हक जताता है। उसकी बात तो सुनकर उन दोनों
की तरफ पलट कर देखती हैं तो कल्पना कहती है, तो क्या इन दोनों को एक दूसरे का प्यार का इजहार कराने के लिए हमें ही कुछ करना चाहिए? ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों की कहानी बहुत समय से एक ही जगह पर अटकी हुई है। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, तुमने कहा तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सभी को गर्लफ्रेंड मिल गई हैं। बस एक हमारा मेन हीरो है जिसके पास गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन वह इजहार नहीं कर रहा है। सुना है जहाँ पर जलन होती है वहाँ का प्यार का इजहार बहुत जल्दी होता है। तो क्या हमें किसी की मदद लेना चाहिए? ऐसा कौन है जो हमारी मदद करेगा? तभी वहाँ पर तानिया आ जाती है और उन सब की तरफ देखती है तो सब लोग एक साथ कहते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? उसकी बात सुनकर तान्या कहती है, कैसी मदद? तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा लड़का है जिससे वो बदहूत नफरत करता है और जो अवनी के करीब जा सके? उसके सवाल पर तान्या का ध्यान सबसे पहले कनिष्क के ऊपर जाता है, लेकिन वह तुरंत ही अपने ख्यालों को झटक देती है, क्योंकि उसे पता था कनिष्क उसकी मदद नहीं करेगा, और करेगा भी तो वह कुछ न कुछ भुगतान के रूप में ज़रूर ही मांगेगा, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तान्या कहती है, आई एम सॉरी बट मेरे कांटेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जो आप लोगों की हेल्प कर सके। अच्छा, सब लोग फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम होने वाला है कुछ देर बाद। उसकी बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। कल्पना, जो अपने कमरे में ही जा रही थी, उसका हाथ को पकड़कर वीर अपने कमरे में खींच लेता है। मानवी, जो कल्पना के आगे चल रही थी, वह जब पीछे पलटकर देखती है तो कल्पना उसे वहाँ कहीं भी नजर नहीं आती। वह जैसे ही कल्पना को खोजने के लिए आगे की ओर जाने वाली होती है कि उसके हाथों पकड़कर अभिनय अपने कमरे की ओर खींच लेता है। मानवी उसकी तरफ देखकर कहती है और उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, यह क्या हरकत है तुम्हारी? क्यों खींच कर लाए हो मुझे यहाँ पर? मैं जा रही थी ना फ्रेश होने के लिए। उसके आगे के शब्द उसके मुंह पर ही रह जाते हैं। अभिनय उसे बहुत बुरी तरीके से किस कर रहा था। मानवी उसके चुम्बन से पिघल रही थी। जब अभिनय उसे किस करके सेटिस्फाई हो जाता है तो वह उससे दूर होता है। मानवी होश में आती है और अभिनय को खुद से दूर करते हुए कहती है, यह क्या हरकत है तुम्हारी? अभिनय उसके कमर पर अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, जब मैंने ये फ्लाइंग किस दिया था तब तो तुमने बहुत बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिया था, और जब मैं तुम्हें लिप टू लिप किस कर रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं क्या सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे छुअन से तुम्हारी बॉडी एक बार फिर से मचलने लगी हो। फैमिली प्लानिंग करने की तैयारी कर लिया जाए। मानवी उसे खुद से दूर ढकेल कर कहती है, व्हाट रबिश, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन वह तुम हो जो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रख रहे हो। उसकी बात सुनकर अभिनय उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारी जुबान ना कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है, लगता है इसे बंद करना होगा। यह कहकर वह फिर से उसे
गले से पकड़ता है और उसे किस करने लगता है और किस करते करते उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके गले को किस करने लगता है। मानवी उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिनय उसके कान में धीरे से कहता है, करूँगा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे रोका तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी चुपचाप लेट जाती है। अभिनय उसके टॉप के अंदर अपना हाथ ले जाता है और उसके सीने पेट को सहलाने लगता है। मानवी उसके छूने से सिरह रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह अभिनय को कस के अपने गले लगा लेती है, तो अभिनय भी उसे कस के गले लगा लेता है। मानवी उसके पीठ को और सिर को सहलाती है। अभिनय उसके गर्दन पर बहुत जोर से काटता है, जिससे कि मानवी के मुंह से एक आह सी निकल जाती है। उसके बाद अभिनय उसके होठों पर धीरे धीरे से एक सॉफ्ट सा किस करने लगता है और मानवी भी उसका साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ जब कल्पना पलटकर देखती है तो वीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कल्पना उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही थी ना फ्रेश होने, तो वीर कहता है, पानी की कमी होती जा रही है, चलो साथ में नहाते हैं। यह कहकर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने कमरे में बने बाथरूम में ले जाता है। कल्पना उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, अरे मैं अपने कमरे में नहा लूँगी। वीर कहता है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, बिकॉज आई एम योर बॉस। यह कहकर वह उसे किस करने लगता है। उसकी किस समय के साथ और भी ज़्यादा पैशनेट होती जा रही थी। जब वीर को महसूस होता है कि उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो रहा है, तो वह कल्पना को देखकर कहता है, मैं शादी का वेट नहीं कर सकता। उसकी सांसें एकदम से भारी हो रही थीं। कल्पना उसकी तरफ देखकर कहती है, तो वीर उसके होठों पर एक बार फिर से किस करने लगता है और उसके हाथ धीरे धीरे कल्पना के पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वीर अपने शर्ट के बटन खोल देता है और उसके बाद कल्पना की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्या तुम रेडी हो? कल्पना उसे रोकते हुए कहती है, क्या हम यह सब बाद में नहीं कर सकते? अभी तो हम रिलेशनशिप में आए हैं, प्लीज़। तो वीर उसकी तरफ देखता है और फिर वह कहता है, ओके, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल्पना उसकी तरफ देखती है तो वीर उसके हाथ को पकड़ लेता है। कल्पना उसकी तरफ हैरानी से देखती है तो वीर कहता है, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। यह कहकर वह उसके हाथ को पकड़कर अपने पास ले आता है। जैसे ही कल्पना को अपने हाथ में कोई चीज़ महसूस होती है, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से वीर को देखती है। लेकिन वीर अपनी आंखें बंद कर कल्पना के हाथ को ही महसूस कर रहा था। कल्पना उसके चेहरे पर सुकून को देखकर कुछ नहीं कहती, बस अपने काम में आगे की ओर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेद का कमरा। वेद ओनी को धीरे से बेड पर बैठा देता है। उसके बाद उसे नाइट सूट देते हुए कहता है, इसे बदल लो। ओनी गुस्से से उस नाइट सूट को पकड़ती है और फेंक देती है। वेद अब भी शांत खड़ा हुआ था। वह उस नाइट सूट को उठाता है और ओनी की तरफ लाकर उसे देता है।
ओनी फिर से उसे छीन लेती है और फिर फेंक देती है। वेद को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप उस नाइट सूट को उठाता है और फिर से ओनी को दे देता है। ओनी उसे छीनकर जैसे ही फेंकने वाली होती है कि वेद उसे ढकेलता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो ओनी के होठों को फैशन के साथ किस करने लगता है। ओनी कुछ भी नहीं कहती, वह बस चुपचाप सी लेटी रहती है। जब वेद उससे दूर होता है तो ओनी उसे खुद से दूर ढकेल देती है और फिर बैठ जाती है। वेद भी उसके बगल में बैठ जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने दोनों पैरों को फैलाकर उसे बीच पर बैठा लेता है और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसे बैक साइड से हक करके धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। उसके इतने कहते ही ओनी की आंखों से एकदम से आंसू निकलने लगते हैं। वे धीरे से उसके गले पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओनी अब भी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसके आंसू गिर रहे थे। तो वेद फिर से कहता है, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता यह कौन सी फीलिंग है, लेकिन जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर कर रहा हो। मुझे नहीं पता यह कौन सा एहसास है और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि यह एहसास मुझे हमेशा बेचैन कर जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ अभी किया। तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में कुछ गीलापन सा लग रहा है। जब वह देखता है तो ओनी के आंसू उसके हाथ पर टपक रहे थे। वह तुरंत ओनी को अपनी तरफ पलटता है और उसके चेहरे को पकड़कर अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछ लेता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, आई हेट टीयर्स, इसलिए रोना मत मेरे सामने। क्योंकि मैं आंसू देखकर पिघलता नहीं हूँ। मुझे और गुस्सा आने लगता है। ओनी उसे खुद से दूर करती है और उसके सीने पर मारते हुए कहती है, हवान राक्षस, बुरे लड़के, करेले, चिलगोजे, उल्लू के पट्टे, घट्टे आदमी, बुज़दिल कहीं का, सड़ा हुआ अंडा, गोभी का भरता, तुम कहीं पर डूब क्यों नहीं जाते? तुम मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूं। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? कहते हुए वह उसके सीने पर मारे ही जा रही थी। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो, बहुत बहुत। तुम हद से ज़्यादा पोजेसिनस हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो, हमेशा मुझे पनिशमेंट देते रहते हो। आज अगर मैं ऊपर चली जाती तो, और अगर मैं पानी में डूब जाती तो, मुझे कोई शार्क खा जाता तो, मैंने तो अभी अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं। मुझे एक अच्छी बीवी बनना है, क्रिकेट टीम की माँ बनना है, और तुम मुझे अभी से मार रहे हो। वेद उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूर के देखता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने घटिया नामों से जज करने की? और जहाँ तक पनिशमेंट की बात है, मैंने सोचा था कि तुम डर गई होगी, इसलिए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। लेकिन लगता है तुम बिना पनिशमेंट के सुधर नहीं सकती। कल के लिए तैयार है ना? मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि मुझे मेरा पोस्टपोन
करना होगा। चलो नहा लो पहले, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। अवनी फिर से डर जाती है तो वेद उसे गोद में उठाता है और वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे अच्छे से शावर कराकर फिर तौलिए से लपेट कर बाहर लाता है और उसे नाइट सूट को देते हुए कहता है, पहन लो इसे। अवनी उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर कहती है, सब कुछ तो देख ही चुके हो, सब कुछ अभी करा है, इसे भी पहना दो। बच्ची समझ कर रखा है ना, अपनी फीडिंग भी करवा दो। अवनी फिर वह खुद अपने ही बात पर खांसने लगती है और वहीं वेद उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो जाता है और अपनी आँखों को छोटी करके उसे बहुत तरीके से घूरते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें औरत दिखता हूँ? तुम्हें मेरे चेस्ट ऐसे नज़र आते हैं कि मैं तुम्हें दूध पिला सकता हूँ। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो हम चेंज कर सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी जगह तुम, तुम्हारी जगह कहीं और। उसकी बेशर्म भरी बातें सुनकर अवनी का तो मन कर रहा था कि उसका वह गला ही घोट दे या फिर खुद जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाए। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वेद उसकी तरफ शरारती भरी नज़रों से देखता है और कहता है, तुम सोना चाहती हो या फिर हम कहीं सबको डिनर पर जाना चाहिए? अवनी उसके हाथ को पकड़कर कहती है, चलो। वेद कहता है, कहाँ? तो अवनी कहती है, चलो तो सही। वेद कहता है, लेकिन पहले कपड़े तो पहन लो। अवनी कहती है, चलो सही। वेद जो कभी भी अवनी के झांसे में नहीं आता था, आज वह पहली बार अवनी की भोली सूरत पर कुछ कर नहीं पा रहा था। अवनी उसे लेकर जाती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारती है। एक पल के लिए तो वेद को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मसाज दे रहा हो, लेकिन दूसरे ही पल जब वह मुंह के बल दीवार से टकराता है तब उसे होश आ जाता है। अवनी तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है और वहीं वेद इतनी गुस्से में था जैसे वह आज अवनी को जला ही देगा। उस एरिया का पूरा टेम्परेचर गिर जाता है। अंदर उज्जवल, जो कि मोबाइल में फिल्म देख रहा था, उसे अचानक ठंड लगने लगती है। वह खुद से ही कहता है, अभी तुम्हें गर्म हो रहा था, यह इतना ठंडा क्यों लग रहा है? कहकर वह अपने दरवाजे को खोल कर देखता है तो वहाँ पर वेद को देखकर वह तुरंत फिर से दरवाजे को बंद कर लेता है। वह खुद से कहता है, इस राक्षस को किसने जगा दिया? मुझे देख लेता तो अभी जिंदा जला देता। कहकर वह तुरंत मोबाइल को बंद करता है और कपड़े चेंज करने चला जाता है। वेद खिसियानी बिल्ली बनकर उस रिजॉर्ट के टेरेस पर चला जाता है। तभी उसे किसी की फ्लूट बजने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका गुस्सा, जो कि चरम सीमा पर था, फ्लूट की आवाज़ सुनकर थोड़ा शांत होता है। वह उधर तरफ जाकर देखता है तो वहाँ पर धैर्य चुपचाप आसमान को देखते हुए फ्लूट बजा रहा था। वेद वहीं पर खड़ा हो जाता है। जब धैर्य फ्लूट बजाकर उसकी तरफ पलटता है तो वेद को देखकर कहता है, भाई आप यहाँ? वेद वैसे ही कहता है, तुम काफ़ी अच्छा बजा लेते हो। उसकी बात सुनकर धैर्य हल्का सा मुस्कुराता है तो वेद कहता है, तुम अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहते हो ना? धैर्य कहता है, हाँ भाई, मैं अपना करियर म्यूजिक में ही बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक यही है जो मुझे हमेशा तन्हाई में भी सहारा देता है। उसकी बात सुनकर वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा ये हुनर तुम्हारी विरासत में तुम्हारे डैड से मिला है, इसलिए तुम्हें अपने डैड के साथ ही रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर धैर्य कहता है, उन्हें और मॉम को अपने बिजनेस के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। ना उन्होंने कभी अपने बेटे के ऊपर ध्यान दिया है और ना कुछ और।
उन्होंने बस मुझे हमेशा जिम्मेदारियां दी है और चंद पैसे पॉकेट मनी के लिए, जिससे मैंने अपने कैरियर बनाने के बारे में सोचा। मैं जब स्कूल में होता था तब चाहता था कि बाकी जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने आते हैं वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी मुझे लेने आए। लेकिन जब मैं स्कूल में होता था तब मेरे मॉम डैड किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होते थे। जब मेरा बर्थडे होता था तब वह दोनों इम्पोर्टेंट मीटिंग के चलते सिटी से बाहर हुआ करते थे। जब मैंने अपना पहला कॉन्सर्ट किया था तब मैंने मॉम और डैड दोनों को खुद ही इनवाइट किया था, लेकिन उन दोनों ने कहा कि वह आउट ऑफ कंट्री हैं, जिस कारण वह नहीं आ सकते, लेकिन वह लाइव शो समय निकाल कर ज़रूर देखेंगे। तभी से मैंने सोच लिया था हर चीज़ के लिए रोऊंगा, लेकिन कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं दूंगा जिसकी ज़रूरत पड़ने पर वो लोग मेरा साथ खड़े न रहे। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वेद उसकी तरफ देखता है। अब उसका गुस्सा पूरी तरीके से कहीं छूमंतर हो चुका था। बट वेद बेचारा क्या ही करता, उसे किसी को पैम्पर करना नहीं आता था। वह बस उसके पीठ को सहला देता है तो धैर्य उसके सीने पर सिटक कर फपक फपक कर रो पड़ता था। फिर वो बेचारा सिर्फ एक 20 साल का लड़का वेद उसे चुप कराता और उसे उसके कमरे में भेज देता। धैर्य भी सिसकते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता। वेद अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। कुछ देर बात करने के बाद वह अपना फ़ोन वापस पैंट की जेब में रख देता है।